हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। देखिए, प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है, उसके उदाहरण भी हो चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 कराएंगे। ठीक है, ये 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत खराब थी। ठीक है, तो आज देखिए, अब क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, संडे को ही क्लास मुश्किल है जो नहीं आ पाएगी, लेकिन और बाकी के 6 दिन क्लास आएगी। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य बताने या असत्य। हमें जो प्रश्न एक में ये 3 कथन दिए हुए हैं, इन्हें हमें सत्य बताना है या असत्य, वो भी हमें किसके साथ, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने मेरी ये संख्याओं के बारे में जब मैंने पढ़ाया था वो बेसिक नहीं पढ़ा हो तो कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे, उसे पढ़िए, तब इसे समझिए, क्योंकि अच्छे से समझना तभी आएगा आपको जब आपको संख्याओं के बारे में पता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं पहले। फिर भी कोशिश पूरी करूंगा मैं कि आपको यही समझ आए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है। देखिए, मैंने बताया था जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लिखते हैं, वो सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस बच्चों अपरिमेय संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। मतलब परिमेय में और अपरिमेय को अगर हम जोड़ दें तो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलन से हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये बताइए, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी, वो हमारी वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी, क्योंकि बच्चों ये इसका अंदर है ना। तो जितनी भी संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्या होती है, तो उसमें परिमेय संख्या भी आती है हमारी। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हो गई वो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो भी हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या। देखिए, ये जितनी भी अपरिमेय संख्या है बच्चों, क्या वो हमारी वास्तविक संख्या है। तो आप कहेंगे सर है, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं के अंदर आ रही हैं। परिमेय और अपरिमेय के जोड़ से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हमारी सभी की सभी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। तो आप कहेंगे बच्चों सत्य, सत्य है। क्यों, क्योंकि बच्चों, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय के मिलन से या सहयोग सहयोग से वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप मिलान या जोड़, सहयोग मतलब जोड़, जब उन्हें आप जोड़ देंगे तो हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ओके, समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक वो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। ये जो हमारी संख्या रेखा होती है, ये जो हमारी संख्या रेखा होती है, इसमें यहाँ 0 होता है। ठीक है बच्चों, इधर प्लस का 1 होता है, प्लस का 2,
प्लस का 3 कहाँ तक जाता है बच्चों? प्लस के अनंत तक। इधर बच्चों माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कहाँ तक जाता है बच्चों? माइनस के अनंत तक। तो ये संख्या रेखा होती है आपकी। अब क्या कह रहा है? इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये जो बच्चों बिंदु बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु दिए हुए हैं, मतलब ये प्रत्येक बिंदु हर एक की बात कर रहा है, प्लस वाले की भी, माइनस वाले की भी और जीरो की भी, तो हर एक की बात कर रहा है। अंडरूट एम के रूप का होता है बच्चों। देखिए अंडरूट एम के रूप का होता है, तो आप इन सब पे लगा दीजिए अंडरूट। क्या लगा दीजिए? अंडरूट। हमने कर दिया इसे अंडरूट एम के रूप का। ठीक है बच्चों, कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, जो बच्चों अंडरूट एम है, जो इस अंडरूट में एम है, वो प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, ना तो जीरो और ना ही माइनस वाली। क्योंकि बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसमें ना तो हमारा जीरो आता है और ना ही ये माइनस वाली संख्या है। लेकिन ये तो बच्चों प्रत्येक की बात कर रहा था ना, प्रत्येक बिंदु। इसे ध्यान रखिए बच्चों, प्रत्येक बिंदु मतलब माइनस वाली भी, माइनस की आती है ना संख्या रेखा पे, तो प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा था। लेकिन ये एम को तो प्राकृतिक संख्या दे रहा है ना, तो ये हमारी असत्य कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु अंडरूट एम के रूप का नहीं होता। अगर एम को कुछ और कहता तब उसके हिसाब से हम देखते, लेकिन एम एक प्राकृतिक संख्या दी हुई है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो हमारी 1 2 3 4 होती हैं, ऐसी होती है ना। इसमें तो जीरो और माइनस की होती ही नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरूट एम के रूप का होता है, तो ये गलत कह रहा था। ठीक है, प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे असत्य, असत्य है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि -2 1, कोई भी उठा लीजिए, मैंने उठा लिया -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, या जीरो ले लीजिए बच्चों, या माइनस की कोई भी संख्या ले लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, दोबारा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, इतने तो अच्छे हैं बच्चे हो आप, होशियार हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसे तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा था? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या बच्चों ये वास्तविक संख्या जो है, ये इसमें प्रत्येक जितनी भी संख्याएं आने वाली है ना, क्या वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी? सोचिए बच्चों, हमने लिखा है कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय और प्लस अपरिमेय होता है, यही लिखा है। तो मतलब इस वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 7/6, क्या ले ली बच्चों? 7/6। तो ये वास्तविक संख्या तो है बच्चों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के वो सॉरी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी, आएंगी बच्चों। तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब मैंने एक ये उठा ली वास्तविक संख्या, क्या एक अपरिमेय है? तो बच्चों ये क्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है। समझ आया बच्चों? एक और उदाहरण बताता हूं। मैंने ले लिया बच्चों 4 ले लिया। क्या लिया बच्चों? 4। तो आप इस 4 को देखिए, इस 4 के नीचे मैं जब 1 ले लूंगा
तो हमारी ये p बट्टे q रूप में हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होगी। जब परिमेय संख्या है तो बच्चों वास्तविक संख्या भी होगी हमारी। तो देखिए क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है? तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा असत्य, असत्य है। ठीक है, क्योंकि यही ले लीजिए बच्चों 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 एक परिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है बच्चों। और वास्तविक संख्या भी है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, 4 परिमेय है, परिमेय है तो बच्चों वास्तविक भी होगी, परिमेय है तो वास्तविक भी होगी, लेकिन अपरिमेय नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर समझ आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, कैसी बच्चों धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बेटा जितनी भी, कितनी, जितनी भी हमारी प्लस की संख्याएं होती हैं, क्या उनका जब हम वर्गमूल करें तो क्या वो हमारा अपरिमेय होगा? यदि नहीं, मतलब अगर नहीं है तो हमें एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो परिमेय है। देखिए बच्चों पहली बात, हमारी जो धन वाली मतलब प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार ये बच्चों चलती जाएंगी। ठीक है, अब ये प्लस वाली लिख दी, उसके बाद क्या कह रहा है? वर्गमूल, सभी का वर्गमूल। तो बच्चों वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? यही तो होता है बच्चों, ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है। सभी पे लगा दिया। तो देखिए बच्चों, एक का वर्गमूल क्या आता है हमारा? बच्चों एक आता है। एक का वर्गमूल, घनमूल, 4 मूल, 5 मूल, कितना भी हो हमेशा एक आता है। ठीक है, हमेशा एक आता है। अंडूर 2 हमारा अंडूर 2 ही रहेगा क्योंकि बच्चों ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अंडूर 3 भी हमारा बच्चों बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन 4 बच्चों किसका होता है हमारा? 2 का वर्ग होता है, इसीलिए वर्ग से स्क्वायर कट जाता है। कितना हो गया बच्चों? 2 आ गया। ठीक है, फिर बच्चों 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, लेकिन 9 आता है। 9 किसका होता है बच्चों? 3 का। 3 से स्क्वायर कट गया, 3 आ गया। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमारे इन नंबर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे बाहर निकल रहे हैं, जो वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? p बट्टे q के रूप की। इन सभी के नीचे आप एक ले लीजिए तो बनेगा ना p बट्टे q, p बट्टे q, p बट्टे q, p बट्टे q। तो बच्चों ये सभी हमारे p बट्टे q के रूप की हो चुकी है। तो हमें यही बताना था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या लिखेंगे आप? नहीं।
सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण देना है, उदाहरण क्या देना है? अंडूर में बच्चों 1, 4, 9, 16, 25। बच्चों एक देना था लेकिन हमने दे दिया काफी। ठीक है, आपको कोई एक देना है, मैंने 5 लिख दिए। ऐसे ही कोई से भी आप लिख सकते हैं जो बाहर आ जाए, जो बाहर आ जाए बच्चों। ठीक है, समझ आया? तो ये होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था, इसी अंडूर 5, जो ये क्या दिया हुआ है बच्चों, अंडूर 5, जो वर्गमूल में 5 है, इसके आधार पे मैंने बच्चों अंडूर 2 और 3 भी समझाया था। 3 भी समझाया था, और उसमें मैंने ये भी बताया था जब संख्या हमारी कुछ और भी आ जाए, मान लीजिए जैसे कि 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो हम उन्हें किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उन सभी को मैंने उस क्लास में बताया था। तो रिक्वेस्ट है उस क्लास को देखिए, जिससे आपको संख्या रेखा के बारे में समझ आ जाए कि जब वर्गमूल के अंदर कोई भी हमारा ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसे हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, वो आपको उस बेसिक में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था, बिल्कुल डिटेल में बताया था कि हमें किस प्रकार सॉल्व करना होगा। अगर 2, 3, 5 ये तो मैंने सॉल्व करके बताए थे, इन्हें मैंने खुद कराया था, लेकिन ये भी बताया था इनके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाए तो उन्हें हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। दूसरे को हम तीसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि अंडूर 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पे? संख्या रेखा पे। तो मैंने बताया था बच्चों आपको, तीसरा जो ये अंडूर में 5 है, इस 5 को तोड़ना कैसे है बच्चों? हमें इस 5 को तोड़ना है हमें बच्चों 4 + 1 में। ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका हम वर्ग कर सके। जैसे कि 4 किसका होता है? 2 का, जिसका हम वर्ग नहीं, सॉरी, जिसका हम वर्गमूल कर सके। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 का वर्ग हो गया, वो किसी ना किसी का वर्ग हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम दो बात कह सकते हैं, या तो वो किसी का वर्गमूल हो या किसी ना किसी का वर्ग हो। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। और 1 किसका वर्ग है बच्चों? 1 का। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो पहली वाली, उससे हम हमेशा इस वाली लाइन पे लेते हैं, जो दूसरी वाली होती है उसे हम खड़ी लाइन लेते हैं। कैसे? देखिए, हमारी ये है बच्चों संख्या रेखा। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया 0 बच्चों, 1, 2, 3, ये बच्चों इसी प्रकार प्लस के अनंत तक जाएगा। इधर बच्चों माइनस होंगी, माइनस का 1, और ये इसी प्रकार बच्चों माइनस के अनंत तक जाएगा। ये आपको एक ग्राफ लेना है, उस ग्राफ में आपको ये बनाना होगा, जिसमें ये जो खाने दिए होते हैं वो बराबर दिए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले 2 लेना है वो किधर लेना है बच्चों? 2 हमें यों लेना, इधर की साइड लेना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, माना ओ, देखिए इसे हमें यों लेना है। ये आगे वाली जो होती है वो हमारी इस लाइन पे होती है, 2 सेंटीमीटर हमें बच्चों यों लेना। सेंटीमीटर कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, इस वाले को नाम हमने ओ दिया, इसे ए दिया। ठीक है, माना ओ से ए तक की दूरी 2 मात्रक है।
ठीक है बच्चों, ओ से ए तक की दूरी 2 मात्रक है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, हमें ये वाली जो पीछे वाली होती है इससे हमें हमेशा इस पे लेना है, ये खड़ी लाइन होती है, तो हमें कितना लेना है बच्चों, एक। तो एक लगभग 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 इतना हुआ, बेटा बिल्कुल सीधी लेनी है, सॉरी बच्चों, बिल्कुल सीधी लेनी है। ठीक है, कितनी, 90 अंश। बच्चों ये 90 अंश पे होती है। ठीक है, और यहां बिंदु बेटा हमने बी ले लिया, तो ए बी कितना हो गया बच्चों हमारा, एक मात्रक। ठीक है, ये कितना हो गया, एक मात्रक, और ये 2 मात्रक। ठीक है, फिर बच्चों आपको क्या करना है, ओ को बी से मिलाएं। बच्चों इस ओ को बी से मिला दीजिए। ठीक है, ओ को बी से मिलाएं, तब बच्चों हमारा क्या हो गया, कोण ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, तब बच्चों हमारा कोण ओ ए बी क्या हो गया हमारा, 90 अंश। क्योंकि बच्चों जब एक लेटी हुई लाइन हो उस पर एक खड़ी लाइन हो तो वहां हमेशा 90 अंश बनता है, तो ये 90 अंश हो गया, ओ ए बी, मतलब बच्चों ये ए 90 अंश हो गया ना। ठीक है, अब देखिए हमें ओ बी निकालनी है, तो एक होता है बच्चों पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों वो क्या होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा 6 7 सातवीं क्लास में, कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा लंब क्या है इसमें, ये खड़ी हुई लाइन। ठीक है, आधार होता है हमेशा लेटी हुई लाइन, किसी चीज को आधार मानिए, तो ये आधार मान लीजिए, इसी पे एक लंब है, इसी पे ये लाइन है, तो वही आधार होगा जिसपे सब कुछ टिका हुआ हो। तो ये लाइन इस पे टिकी हुई है, ये भी इसी पे टिक गई आके। ठीक है, कड़ वो होता है जो हमेशा 90 अंश के सामने होता है। 90 अंश के सामने बच्चों क्या है, ओबी। तो ओबी क्या हो गया हमारा बच्चों, कड़। लंब क्या हो गया बच्चों, हमेशा कड़ी हुई लाइन क्या होगी हमारी बच्चों, ए बी, ए बी का वर्ग प्लस बच्चों आधार क्या हो गया हमारा, ये लेटी हुई लाइन, मतलब ओ ए का वर्ग। ठीक है, अब देखिए बच्चों ओ बी का वर्ग, बच्चों ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपको एक दिया हुआ है, तो बच्चों क्या हो गया, एक का वर्ग प्लस ओ ए कितना है बच्चों, ए ओ ए 2 से है। ठीक है, दो, 2 का वर्ग। ठीक बच्चों, जो दी हुई है वो हमने रख दी, हमें ओवी निकालना था। ठीक है, ओवी को ही निकालेंगे हम। ओवी का वर्ग बराबर बच्चों, एक का वर्ग बच्चों एक होता, 2 का वर्ग बच्चों 4 होता। वर्ग आप सभी को आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ओवी का वर्ग बराबर 1 और 4 5 हो गया बच्चों। अब आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इधर कोई वर्ग का चिन्ह हो तो उधर जाकर वो वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। इधर वर्ग है, इधर वर्ग है बच्चों, तो उधर जाके अंडूर का चिन्ह लग गया। जब मैं इधर से वर्ग हटाऊंगा तो अंडूर का चिन्ह लग जाता है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा, अंडूर 5।
क्या आ गया बच्चों, √5। इसे ऊपर को मैं जो कर लिया है, मैंने जो करा दिया उसे आपको मैं रफ कर देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया हमारा, √5 आ गया। अब उसके बाद बच्चों क्या होगा हमारा, ओ को केंद्र मानकर, बच्चों ओ को हमें केंद्र लेना है, बताऊंगा किस चीज में लेना है हमें, ओ को केंद्र मानकर। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर ओ से बी तक की त्रिज्या भरिए और एक चाप लगाएं जो संख्या रेखा पर पी बिंदु पर काटती है, पर काटती है। देखिए बच्चों, इस लाइन का मतलब समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, ओ को केंद्र मानना है। बच्चों आपने कंपास देखा है, इसमें एक तरफ ये हमारी पेंसिल की नुक लगा देते हैं, पेंसिल लगा देते हैं और एक नुक होगी हमारी। तो बच्चों जैसे कि इसमें हमने पेंसिल लगा दी, ये हमारी नुक है, तो यहाँ पे इतनी ये हमारी जो नुक है वो यहाँ रखनी है। तो केंद्र बच्चों वही केंद्र हो गया, हमें केंद्र मानना है ओ को, और ओ से बी तक बच्चों हमें क्या करनी है, ये दूरी भरनी है। कहां तक बच्चों, बी तक, हमें बी तक भरनी है। और बच्चों हमें क्या करना है, एक, देखिए पढ़ते चलिए साथ के साथ बच्चों, ओ से बी तक हमें एक दूरी भरनी है और एक चाप लगाना है। ये बच्चों होता है हमारा चाप। चाप लगाना है जो संख्या रेखा, बच्चों जो संख्या रेखा है उस पे हमें पी बिंदु पे काटता है। कहां पे, बिंदु पी पे काटता है, वही हमारा √5 होगा। बेटा यहां पर ही हमारा ये जो बिंदु आया यही हमारा √5 होगा। बिना प्रकार कंपास की सहायता से मैंने आपको बिल्कुल उसी के तरीके से बताया है, पूरा कंपास का काम किया बच्चों, चाप भी सही लगाया है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ पूरा बताने की, अच्छे से अच्छा बताने की बच्चों। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कोई किसी ने बताया होगा या नहीं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी अपने आप में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। अब चाहे तो आप ये बात देखिए, इसे माना ओ से ए तक की दूरी 2 मात्रक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ओ से ए तक की दूरी 2 मात्रक ली। ठीक है, या ओ से ए तक एक दूरी खींची जिसकी दूरी 2 मात्रक है। ठीक है, कैसे भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपके मन में आए, हिंदी है कैसे भी बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उससे हम पढ़ते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी, इसे नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों, तो अब इस प्रश्नावली 1.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये मैंने हिंदी लिख दी है, इसकी सहायता से मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। हमें वर्गमूल की एक संरचना करनी है। ठीक है, वो एक क्रियाकलाप द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये हमारा, हमें सबसे पहले एक कागज की सीट लेनी है। बच्चों क्या करना है, एक कागज की सीट लेनी है, उस पे आपको सबसे पहले एक बिंदु ओ लेना है। क्या बच्चों, एक बिंदु ओ लेना है, हमने एक बिंदु ओ ले लिया। एक कागज की सीट है, उस पे आपने एक बिंदु ओ ले लिया। फिर कह रहा है, देखिए एक कागज की सीट लीजिए, इस पर सर्वप्रथम एक बिंदु ओ लिया, और
इकाई लंबाई मतलब एक लंबाई, एक इकाई, ठीक है, इकाई लंबाई का रेखाखंड लेना है बच्चों। हमें 1 मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर, तो ये इकाई शब्द जुड़ रहा है वो एक के लिए जुड़ रहा है, ठीक है। जो लंबाई लेनी है वो हमें एक लेनी है। मैंने यहां से बच्चों एक ले ली इकाई, इतनी ले ली, ठीक है, का रेखाखंड OP1, मतलब हमने O से बच्चों कहां तक ली, P1 तक। फिर से बता रहा हूं, हमें एक शीट लेनी है कागज की बच्चों, उस पे सबसे पहले हमें एक बिंदु O लेना है, उस O से हमें 1 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी ले लीजिए एक के पीछे बच्चों, उतनी हमें दूरी लेनी है, कहां तक, P1 तक, रेखाखंड OP1, मतलब OP1 हमारी एक इकाई ले लीजिए, ठीक है, एक इकाई हो गई। अब कह रहा है इकाई वाले OP1, जो इकाई लंबाई वाला जो OP1 है, OP1 पर हमें लंब रेखाखंड खींचना है बच्चों। कैसा, लंब रेखाखंड। इस पे बच्चों हमारा जो 90 अंश बनाए, मान लीजिए बच्चों ये हमारा 90 अंश बनाएगा, हमें एक लंब रेखाखंड खींचना है जो 90 अंश बनाए। कैसा, इकाई वाला, ये भी कह रहा है ना, कैसा बच्चों, इकाई वाला, इसकी भी लंबाई हमारी इकाई है। तो बच्चों ये भी हमने खींच लिया, कितना, यहाँ ये हमारा बच्चों 90 अंश बना रहा है, लंब हमेशा 90 अंश बनाता है। तो बच्चों ये कितना बनाना है, 90 अंश। हमने इसे को बच्चों इससे मिला दिया। बेटा क्या कह रहा है ये, लंब रेखाखंड P1 P2, ये P1 है तो लंब रेखाखंड ये P2 हो गया इस बिंदु पे, ठीक है। तो P1 P2 लंब रेखाखंड। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बच्चों, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये लंब है, अभी अभी बताया था, लंब के सामने बच्चों कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है बच्चों, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक है। किसी को भी मान लीजिए इसमें आपको पता नहीं चलेगा लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ये बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे, हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बच्चों आधार का वर्ग। तो बच्चों देखिए लंब कोई सा भी ले लीजिए, चाहे इसे या चाहे से, हमारा एक हो गया, प्लस बेटा ये आधार भी एक है, लंब भी एक है, आप कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, तो उसका भी वर्ग हमारा एक हो गया, एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, एक और एक बच्चों दो। अब ये जो कर्ण का वर्ग चल रहा है, जो बच्चों ये कर्ण का वर्ग चल रहा है, इसमें से आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आएगा, वर्गमूल, क्या आएगा बच्चों, वर्गमूल। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, √2। फिर कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिया, अब कह रहा है OP2, OP2 पर एक लंब रेखाखंड फिर खींचना है हमें, P2 P3, इस पे बच्चों हमें एक लंब रेखाखंड फिर खींचना है। हमने एक लंब रेखाखंड फिर खींच लिया, ये खींच लिया, फिर इसे नाम दे दिया P3, तो P2 P3 खींच लिया। अब OP3 हो गया, इसी प्रकार बच्चों हम इसे मिला देंगे यहां पे, ठीक है। अब आप देखिए इसका क्या, ये भी एक हो गया, ठीक है, सभी एक एक लेके चलना है हमें। अब आप इसमें लगाइए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस वाले त्रिभुज में, तो √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये बच्चों जब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये आएगा, देखिए मैं करके बताता हूं, क्या है बच्चों लंब, ये लंब हमारा √2 है, √2 का वर्ग प्लस बच्चों आधार क्या है हमारा 1, स्क्वायर से बच्चों √ कट गया, ये तो कर्ण का वर्ग चल ही रहा है, यहां भी कर्ण का वर्ग चल रहा है, 2 + 1 बच्चों क्या हो गया 3, यहां भी कर्ण का वर्ग चल रहा है बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ गया बच्चों, √3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, OP3 पर एक लंब रेखाखंड P3 P4 खींचना। इस पे फिर हमें एक लंब रेखाखंड खींचना है बच्चों, हमें फिर एक लंब रेखाखंड खींचना है बच्चों, क्या P3 P4, ये भी हमारा एक होगा। ठीक है, अब OP3 जो यहां आएगा P4, अब P4 और P, ठीक है, OP3 लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए, तब रेखाखंड P3, तो बच्चों ये लाइन आपकी डबल हो गई है। ठीक है, ये लाइन आपकी डबल हो गई है। तो देखिए अब बच्चों आप इसे फिर से मिला दीजिए, इससे आपने फिर इससे मिलाया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें फिर लगा दीजिए आप कड़ का वर्ग। अब यहाँ √2 की जगह बच्चों √3 है, इसका से √ कट गया, यहाँ 3 आ गया बच्चों, आ गया 3, 3 और 1 4, बच्चों क्या आ गया 4, 4 किसका होता है बच्चों, 2 का। ठीक है, तो इसे हम √4 भी कह सकते हैं बच्चों और 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, P3 P4 खींचिए, P4O को मिलाइए, P4O को मिलाया, जो कि √4 को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, √4 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे ही आगे चलते हुए जाना है। इसी प्रकार क्रियाकलाप द्वारा √3 √2 √3 √4 √2 3 4 दर्शाने वाला एक वर्गमूल सर्पाकार हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों आपको समझ आया होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन में अटके है, ठीक है, फॉर्मूला वही लग रहा है लेकिन ये लैंग्वेज आपको समझनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी, अब हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। और हाँ, हारना नहीं है, 9th में 100 में से 100 लाना है। ठीक है, हौसला बुलंद रखना है आपको अपना। जय हिंद बच्चों।